नमस्कार, मैं नीलेश दुबे आप सभी का हमारे आर्या परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई एक बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से हम लोगों ने अपने मुग़ल साम्राज्य की जो क्लासेस हैं अपने बैच में पीडीएफ के माध्यम से स्टार्ट कर दी हैं। तो हमने उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि आपको पीडीएफ के माध्यम से चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ में वीडियो के माध्यम से भी अब चीज़ों को कवर करते चलें तो आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी और पूरा मुग़ल साम्राज्य देखिएगा, आपकी सारी बातें एक ही बार में दिमाग में सारी बातें बिल्कुल सेट हो जाएंगी, क्योंकि आप वीडियोज़ के माध्यम से भी पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ा देंगे। और उसके बाद बस आप पहले आपको करना क्या रहेगा, जो मैं वीडियोज़ अब डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा मुग़ल काल का, मुग़ल साम्राज्य का, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है। उसकी पीडीएफ हम ऑलरेडी अपने बैच में पेड बैच में अपने प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या रहेगा, आपको केवल वीडियो देखने के बाद उस पेड पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, वो पूरी पीडीएफ की बात आपके दिमाग में एक बार में ही बन जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो में पूरी तरीके से चीज़ों को समझ रखा होगा, ठीक है। तो ये बात होगी मुग़ल साम्राज्य की, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोग परेशान हैरान नहीं होंगे, क्योंकि आपकी हम ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत जो है पूरा पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से तैयार करवा चुके हैं और क्विज़ेस के माध्यम से तैयार करवा चुके हैं। लेकिन हमने जैसा कि आपसे बोला है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल, तो दिल्ली सल्तनत के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसके वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे साथ में ही, ठीक है। आपका मुग़ल साम्राज्य के वीडियोस भी आज से हमने क्लास लेना लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और दिल्ली सल्तनत का वीडियो भी साथ में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दिल्ली सल्तनत तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केवल वीडियोस आप एक बार देख लेंगे तो आपका वो 100% तैयार हो जाएगा। और साथ में आपका मुग़ल साम्राज्य आज से जो हमारी क्लासेस बैच में स्टार्ट हुई हैं, तो साथ में आज हम लोग ये अपना मुग़ल साम्राज्य वीडियोज़ के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि वीडियोज़ देखने से कितना ज़्यादा आपको देखिएगा फ़ायदा मिलेगा। एक बार में पूरा मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल डायरेक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बात एक ही बार में बन जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने पहले दिन से एक बात बताई है कि कोई भी, जैसे चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुग़ल साम्राज्य हो, जो शासकों का क्रम होता है, क्रोनोलॉजी जो होती है, पेपर में क्वेश्चन वहाँ से जरूर आता है। क्रोनोलॉजी शासकों की ईयर उनका लगाने के लिए, क्रम उनका लगाने को जरूर क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन लोगों को याद कर पाना, वर्षवार घटनाएं, वर्षवार शासकों का क्रम या उनका नाम याद कर पाना लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए कितना आसान एक ही बार में चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, आप जैसे अभी तो अपना हर टॉपिक अलग अलग, भाई आगे चल के मैं पूरा डिटेल में हर शासक के बारे में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट करते ही हम लोग जितने भी शासक मुग़ल साम्राज्य में पूरे रहे हैं, पूरा वर्षवार क्रम, जैसे मैंने आपको पहले जब मध्यकालीन स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत वाला, दिल्ली सल्तनत में टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने पूरे शासकों का क्रम आपको पहले ही दिन बता दिया था, पूरी क्रोनोलॉजी, जिससे कि आपको दिमाग में बिल्कुल बात बन जाए कि हाँ हमको ये शासक इसके बाद पढ़ना है। और ये काम बिल्कुल आज के आज खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपने खत्म कर ली तो मुग़ल साम्राज्य, ये मानिए कि आपका 30 से 30% आपने बिल्कुल समझ लीजिए कि पहले दिन ही गेन कर लिया, पहले दिन ही उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी ना, तो चीज़ों को फिर आगे जो समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आज हम लोग पहले क्रोनोलॉजी को देख लेते हैं, इसके बाद बाबर के बारे में कुछ बेसिकली बातें होंगी, ठीक है, बेसिकली बातें कर लेंगे, क्योंकि बाबर भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो बाबर को हम लोग आज जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना बाबर को आज हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। तो आज हम अपना जो मुग़ल साम्राज्य टॉपिक है, तो सबसे पहले तो हम अपना मुग़ल साम्राज्य टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज टॉपिक हो गया हमारा मुग़ल साम्राज्य। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आएगा कि मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक रहा, कब से कब तक मुग़लों के अधीन इन्होंने साम्राज्य किया, कब से कब तक मुग़ल साम्राज्य में शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक रहे। तो इनका क्रम स्टार्टिंग होती है 1526 में। बाबर जो होता है हमारा, बाबर आप सभी जानते होंगे, बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की हुई थी इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें वो बताऊंगा, ठीक है। तो 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्टार्टिंग होती है मुग़ल वंश की, और ये पूरा जाता है 1857 के विद्रोह तक। 1857 में विद्रोह होता है और फिर वहीं से मुग़ल साम्राज्य पूरा डाउनफॉल करके पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य का ये आपको ये क्रम पूरा
वर्षवार पहले तो याद करना है कि इस क्रम में अब जितने भी शासक आएंगे मुगल साम्राज्य में वो सारे शासक आपको मैं पहले बता देता हूं। तो मेन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मुगल साम्राज्य का क्रम कब से कब माना जाता है, 1526 से 1857 तक। अब क्वेश्चन उठता है कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से शासक हमको पढ़ने हैं। तो मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी की तरह वर्षवार क्रम में सारे शासकों का नाम लिख रहा हूं, और ये काम बिल्कुल आज के आज ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये याद नहीं होता है। लेकिन आज ये देख लेंगे आप अच्छे से, और आज इसको याद कर लेंगे ना, तो फिर देखिएगा कितना अच्छे तरीके से आपको मुगल साम्राज्य टॉपिक जो है पूरा अच्छे से पूरा एक बार में समझ में आएगा। तो सबसे पहला शासक इसमें कौन सा आता है, तो सबसे पहले देखिए आएगा बाबर। बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है, बाबर। ठीक, किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के युद्ध में, ईटीसी बातें बाबर रिलेटेड अभी डिटेल में हम आगे चल के पूरा पढ़ेंगे, अभी क्रोनोलॉजी समझते हैं। तो बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर रहा है, तो बाबर का जो समय निकल के आएगा 1526 से लेके 1530 तक, ये बाबर का समय हो गया। ठीक, अब इसके बाद बाबर के बाद अगला आएगा हुमायूं। हुमायूं शासक बनता है, ये पूरा क्रम आपको बिल्कुल एज इट इज याद रख लेना है। हुमायूं, अब हुमायूं का जो समय है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। हुमायूं का समय जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। कैसे दो पार्ट में बटा हुआ है, तो पहले तो इसका समय चलता है 1530 से लेके 1540 तक इसका समय काल देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद इसका अगला समय देखने को मिलता है 1555 से लेके 1556 तक। जो दूसरा समय ज़्यादा समय तक नहीं ये शासक रह पाता है। 1555 में जब ये कमबैक करता है दोबारा, तो सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे क्या होता है वो आगे जब हम लोग हुमायूं डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर बीच में 15 वर्ष का समय है, 15 वर्ष का समय है, 1540 से लेके 15 वर्ष का जो समय है ना बीच में, इस समय किस वंश की सत्ता रहती है? अगर हुमायूं नहीं रहता है, कौन सा शासक आ जाता है इस समय? 1540 से 1555 देखिए आप, सीधा सीधा 15 वर्ष का समय है, तो कौन सा शासक आ जाता है इस समय? तो इस समय यहाँ पर निकल के आ जाएगा शेर शाह सूरी। आप सबने नाम सुन रखा होगा शेर शाह सूरी के बारे में, जिसने सूर वंश की स्थापना की हुई थी। तो इस समय हमें यहाँ पर शेर शाह सूरी देखने को मिलता है। 1540 से लेके 1555 तक का समय जो है हमारा शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जो कि हमारा किसकी स्थापना करता है? सूर वंश की स्थापना करता है। और इसका समय देखने को मिलता है हमारा 1540 से लेके 1555 तक का समय का किसका है? शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी के बारे में एक बात आपको मैं यही बता देता हूं, बाकी तो डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ये जो थे हमारे सेकंड अफगान मूल के लोग थे, सेकंड अफगान मूल के। तो यहीं से क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रथम अफगान मूल के लोग कौन थे? सेकंड अफगान मूल के लोग थे हमारे जो सूरवंश के लोग थे, शेरशाह सूरी, तो ये था सेकंड अफगान। तो प्रथम अफगान मूल के लोग जो थे वो लोदी वंश, लोदी वंश जो था हमारा वो प्रथम अफगान का मूल के वंश के लोग थे। तो क्वेश्चन आएगा प्रथम अफगान के मूल वंश के लोग कौन से जाने जाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा लोदी वंश। ठीक है, और सेकंड अफगान मूल के लोग कौन से जाने जाते हैं भारत में? शेरशाह सूरी या सूरवंश, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद डिटेल में क्या रहेगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला देखिए बाबर नाम आया, दूसरा हुमायूं नाम आया। ठीक है, और इसी घटना क्रम के अगला नाम इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट पता होता है अकबर। अकबर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन हुमायूं और अकबर के बीच में ही ये शेरशाह सूरी का समय देखने को मिलता है, सूरवंश का समय, जो कि सेकंड अफगान मूल के लोग होते हैं। 1540 से लेके 55 तक का समय है। ठीक है, इसके बाद हुमायूं इसके बाद अगेन कम बैक करता है, लेकिन ज़्यादातर समय तक शासक नहीं रह पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है, पहले बाबर आएगा, फिर हुमायूं आएगा, फिर अकबर आ जाएगा। ये बीच में जो बीच का समय है वो हम लोग जब टॉपिक आएगा पूरा वो समझेंगे। अकबर, तो अकबर का समय कब से कब तक रहता है? तो देखिए आपका 1556 तक ऑलरेडी समय आ चुका है। तो इसके बाद 1556 से लेके 1605
ईस्वी तक का जो समय हो जाएगा वो अकबर का समय हो जाएगा। अब देखिए जब इस तरीके से चीज़ें याद करेंगे ना एक क्रोनोलॉजी में, तो ये जो क्रम है, जो वर्षवार क्रम है, ये बिल्कुल आपको याद रहेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल दिमाग में बात सेट रहेगी कि इसके बाद हाँ ये शासक आया, ये शासक आया। अब इनमें से अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देगा तो आपको जब ये पता होगा कि इस समय तक ये शासक रहा, तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे दोगे। वरना आप बीच बीच में डायरेक्टली याद करते हो कि हुमायूं का समय ये रहा, अकबर का समय ये रहा, तो आपको वो चीज़ें एक दिन याद रहती हैं, 2 दिन याद रहती हैं और फिर भूल जाती हैं। लेकिन जब क्रम से पूरा एक बार में याद कर लेंगे ना, तो चीज़ें कितना आसान हो जाएंगी याद करने। तो पहला आपका बाबर हो गया, दूसरा हुमायूं होगा, तीसरा अकबर हो गया। अकबर के बाद समय अगला चालू होगा जहांगीर का। जहांगीर का समय चालू होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे जहांगीर। जहांगीर का समय आ जाएगा 1605 से लेके 1627 तक, 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। इसको इतना समझिए। इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसके बाद जहांगीर के बाद अगला आएगा, जहांगीर के बाद अगला नाम आ जाएगा शाहजहां। शाहजहां, ठीक, अगला नाम आ जाएगा शाहजहां। 1627 तक हम बात कर चुके थे, तो शाहजहां का समय हो जाएगा 1627 से लेकर, किसी किसी किताबों में 1657 तक भी लिखा है, 1658 तक भी लिखा है। तो हम लोग शाहजहां का समय जो मान के चलेंगे 1658 ईस्वी तक का समय जो मान लेंगे शाहजहां का। शाहजहां के बाद नाम आता है औरंगजेब का। औरंगजेब का, इसका समय जो माना जाता है 1658 से लेके 1658 से लेके 1707 तक। मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और अब लोगों को क्या है, देखिए ये शासकों के नाम केवल औरंगजेब तक याद रह पाते हैं। इसके बाद औरंगजेब के बाद जब उत्तर मुगल शासक या स्टार्ट होते हैं हमारे मुगल काल में, तो फिर लोगों को आगे शासकों के नाम याद नहीं रह पाते हैं। और क्वेश्चन जो है मोस्टली उत्तर मुगल शासक के शासकों से ही आएगा। लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजी बिल्कुल क्रम से याद रहेगी ना, तो ये सारे शासक, आपको उत्तर मुगल शासकों के नाम भी याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी इन शासकों के अंदर जो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये जो शासक है अकबर है, बाबर है, शाहजहां, इनके अंदर डिटेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रोनोलॉजी के अगर नजरिए से देखा जाए तो जो औरंगजेब के शासक हैं वो क्रोनोलॉजी के नजरिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन आपको पूरी क्रोनोलॉजी एज अ बिल्कुल क्रम से यहीं याद हो जाएगी अभी, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले शासक स्टार्ट होंगे उनको हम बोलते हैं उत्तर मुगल शासक। और उत्तर मुगल शासकों को जो टॉपिक है वो आता तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इस चीज़ को आधुनिक भारत के इतिहास में रखा है। क्यों रखा है, क्यों पढ़ते हैं, जब हम लोग उत्तर मुगल शासक की बात करेंगे तो पूरा डिटेल में मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको देखना है कि मध्यकालीन में जो मुगल साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, तो औरंगजेब तक हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ लेंगे। बाकी जो अगले शासक आएंगे वो मुगल ही हैं, लेकिन उत्तर मुगल शासक उनको बोलते हैं। और उसको हम लोग जब आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा उत्तर मुगल शासक ही होगा, और उसमें हम लोग इसके बाद के शासक पढ़ेंगे। अब इसके बाद के शासक औरंगजेब के बाद के कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम क्रम से आपको लिखते हैं। तो आप फिलहाल इतना अभी पहले देखो कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हम लोग जो है औरंगजेब तक का समय देख चुके थे, औरंगजेब तक शासक क्रोनोलॉजी में देख चुके थे। तो औरंगजेब का समय हमने क्या बताया था, 1658 से लेके 1707 तक। मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद के जो शासक स्टार्ट होते हैं हम उनको उत्तर मुगल शासक बोल देते हैं। तो सबसे पहला शासक उत्तर मुगल शासक में आएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, या फिर इसी को मुअज्जम भी बोलते हैं, इसी को मुअज्जम भी बोलते हैं। बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम भी बोलते हैं, या फिर इसी को शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं। शाह आलम प्रथम भी इसी का नाम है, शाह आलम प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम के देखिए 3 नाम निकल के आए, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम या शाह आलम, तीनों इसके नाम हैं। और इसका जो समय हमारा होता है 1707 तक हम देख चुके थे। तो 1707 से लेके 1712 तक का समय जो है हमारा बहादुर शाह प्रथम का होता है, ठीक। बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह, जहांदार का शाह का समय लगभग 10 महीने तक का समय होता है, 1712 से लेके 1713
13 ईस्वी तक का समय। जहांदार शाह के बाद नाम निकल के आएगा फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, इसका समय निकल के आएगा 1713 से लेके 1719 तक का समय। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर मुगल शासकों में सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण शासक निकल के आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा नाम वैसा काम, रंगीले मिजाज के रहे होंगे तभी इनका नाम जो है रंगीला इनके नाम में जुड़ गया। मोहम्मद शाह रंगीला, इनका समय हमारा होता है 1719 से लेके 1748 तक का समय किसका देखने को मिलता है, मोहम्मद शाह रंगीला का समय। ठीक है, तो आपने देख लिया उत्तर मुगल शासक में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद आपका आ गया अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल शुरू होता है, अहमद शाह, अहमद शाह। अब इसका समय जो है हमारा 1748 से लेके 54 तक, लगभग वही 6 वर्ष का समय। अहमद शाह के बाद समय आएगा आलमगीर द्वितीय का, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, इसका समय स्टार्ट होगा 1754 से लेके 1759 तक का समय। अब यहीं पे क्वेश्चन देखिए, इसको आलमगीर द्वितीय क्यों बोला गया, क्योंकि जो प्रथम आलमगीर था वो नाम किसका था, औरंगजेब का नाम ही आलमगीर भी था, इसलिए औरंगजेब हो गया वो हमारा आलमगीर प्रथम, तो दूसरा आलमगीर हो गया यहाँ पर जो अगला शासक निकल के आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया आलमगीर द्वितीय। अगला शासक निकल के आएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक, इनका निकल के आएगा समय 1759 से लेके 1806 तक का समय। अब इनको शाह आलम द्वितीय क्यों बोला गया, तो मैंने आपको देखिए यहाँ पर बताया था बहादुर शाह प्रथम का जो नाम था इनका शाह आलम भी नाम था, तो शाह आलम जो प्रथम हो गए वो बहादुर शाह प्रथम हो गए, बहादुर शाह प्रथम जो हो गए शाह आलम प्रथम हो गए। तो इसके बाद अगला जो शासक आएगा उसका नाम हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अगला शासक आएगा अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अब ये अकबर द्वितीय क्योंकि अकबर इसके पहले एक शासक आ चुका है, अकबर इसके पहले एक शासक आ चुका है हुमायूं के बाद, तो ये जो हमारा आ जाएगा अकबर द्वितीय। इसका समय हो जाएगा 1806 से लेके 1837 तक का समय। इसके बाद अंतिम शासक उत्तर मुगल शासक में आ जाएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर। जफर जो है इनका उपनाम था, जफर नाम से ये कविताएं शायरियां लिखा करते थे, तो इनका जो जफर जो नाम था वो उपनाम था, और इनका मूल नाम जो था, ओरिजिनल नेम जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, इनका समय जो है 1837 से लेके 1857 तक का जाता है। अब इनको बहादुर शाह द्वितीय क्यों बोला गया, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, तो ये जो हमारा बहादुर शाह द्वितीय हो गया। अब जो यहाँ पे देखिए, ये याद रखिएगा कि औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हैं, चाहे वो बहादुर शाह प्रथम हो, जहांदार शाह हो, फर्रुख सियर हो, मोहम्मद शाह रंगीला हो, अहमद शाह हो, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, ये सभी जो हमारे शासक हैं ये हमारे सभी उत्तर मुगल शासक के रूप में जाने जाते हैं, उत्तर मुगल शासक के रूप में सभी जाने जाते हैं। बाद के औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हैं वो हमारे उत्तर मुगल शासकों के रूप में जाने जाते हैं। इनको हम जब अपना आधुनिक भारत की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इनको पढ़ेंगे। अभी हमको औरंगजेब तक यहाँ पर मध्यकालीन भारत में इस टॉपिक को हम यहीं का यहीं खत्म करेंगे। अब देखिए पूरी क्रोनोलॉजी मैंने आपको एक बता दी, अब आपके दिमाग में बिल्कुल ही क्रोनोलॉजी बिल्कुल सिलसिलेवार आपने बिल्कुल सेट हो गई होगी, ठीक है, बिल्कुल सेट हो गई होगी। अब इसी को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। जब आप इसको याद कर लोगे ना, तो जब मैं डिटेल में सारी चीज़ों को हर शासक के बारे में बताऊंगा तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि हाँ इसके बाद ये शासक आएगा, इस क्रोनोलॉजी में इसका समय ये है, इसका समय है। तो चीज़ों को फिर याद करना आसान होता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को हिस्ट्री में पढ़ना है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल काल हो, या फिर वगैरह वगैरह कोई भी टॉपिक, तो उसमें जितने भी शासक आएंगे उसकी क्रोनोलॉजी को पहले देखना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। अब क्रोनोलॉजी को देखिए बिल्कुल एक बार में दिमाग में बात बन गई।
सबसे पहले मुगल शासक में हमारा बाबर आ गया, बाबर के बाद हुमायूं आ गया, हुमायूं के बाद अकबर आ गया, अकबर के बाद जहांगीर आ गया, जहांगीर के बाद शाहजहां आ गया, शाहजहां के बाद हमारा औरंगजेब आ गया। ठीक है, तो ये मुगल शासक हो गया। अब मुगल शासकों में औरंगजेब के बाद के अगले शासक उत्तर मुगल शासक के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तर मुगल शासकों में हमारा बहादुर शाह प्रथम आ गया, इसके बाद हमारा जहांदार शाह आ गया, जहांदार शाह के बाद हमारा फर्रुख सियर आ गया, फर्रुख सियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आ गया, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आ गया, फिर आलमगीर द्वितीय आ गया, शाह आलम द्वितीय आ गया, अकबर द्वितीय आ गया और बहादुर शाह द्वितीय जफर तक आ गया। 1857 तक ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है और मुगलों का यहाँ पर पूरी तरीके से अंत हो जाता है 1857 के विद्रोह के बाद से। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी हमने पूरी एक बार में समझ ली। अब डिटेल में पूरा जो पहला शासक है बाबर, जो मुगल वंश की स्थापना करता है, और बाबर के बारे में बेसिकली बातें जहां से क्वेश्चन आता है, आप बाबर को पढ़ेंगे। ये हमने पूरी देखिए एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भूमिका तैयार कर ली, जो आपको याद करना बहुत ही जरूरी, चाहे टॉपिक के नज़रिए से देख लें, समझने के नज़रिए से, चाहे पेपर के नज़रिए से, क्रोनोलॉजी के नज़रिए से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य में देखिए पहला ही टॉपिक निकल के आता है बाबर। ठीक, अब बाबर के बारे में देखिएगा आपको कितनी नई चीज़ें अभी यहाँ पर मिलेंगी जो आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बाबर से यही निकल के आता है, वो पेपर में आया हुआ भी है और लगाने को भी आएगा आगे चल के, कि बाबर का पूरा नाम क्या है। ये तो नॉर्मली आपको सभी को पता होता है, बाबर जिसने जो है मुगल वंश की स्थापना की। बाबर, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यह स्थापना किसने करी, बाबर ने। किसको हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर। जो अंतिम दिल्ली सल्तनत में वंश था लोदी वंश, जिसमें अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको बाबर हराता है 1526 में, और इसका अपना मुगल वंश की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, आप आगे डिटेल में जब बाबर पढ़ेंगे तो पानीपत का युद्ध कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कि वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो बाबर मुगल वंश की स्थापना जो करी बाबर ने करी। बाबर का समय क्या से क्या कब तक रहा, 1526 से लेके 1530 तक, 1526 से लेके 1530 तक का समय जो है हमारा बाबर का हो गया। अब बाबर का हमने बोला कि आपको पूरा नाम जरूर पता होना चाहिए, तो इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बोलिए, जुबान चलाते रहिए, आपको देखिएगा क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नोट्स आप एक बार देखेंगे तो आपको देख के ही लगेगा कि सारी चीज़ें तो मुझे पहले से ही आती हैं, बस वीडियो को एक बार देखना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का जो पूरा नाम था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी बता दूं मैं, पता नहीं होता लोगों को, पेपर में लगाने को क्रम आ जाता है शासकों के पूरे नाम के क्रम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जहाँ पर भी नोट्स में आपके दिया हो। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम हो गया। अब बाबर के कुछ बेसिकली बातें कर लेते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बाबर मूलतः किस वंश का या किस जगह का शासक था, बाद में कब इसने भारत पर आक्रमण किया, ईटीसी वगैरह बातें बाबर संबंधित अब आगे देख लेते हैं। तो बाबर का सबसे पहले जन्म देखिए, बात करते हैं 1483 का समय होता है, 1483 ईस्वी का समय होता है इसका जन्म जो है हमारा बाबर का 1483 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, एक जगह होती है फरगना जगह। ये कहाँ पर पड़ती है, एक छोटा सा क्षेत्र है फरगना। ये कहाँ पर पड़ती है फरगना जगह, तो एक जगह है ट्रांस आक्सियाना, एक बड़ा सा क्षेत्र मध्य एशिया में। ट्रांस आक्सियाना मध्य एशिया का एक बड़ा सा क्षेत्र है, उसी में एक जगह है फरगना। कहाँ पर, मध्य एशिया। इसके बाद इसी क्षेत्र में से, इसी जो ट्रांस आक्सियाना या फिर मध्य एशिया का क्षेत्र, या फिर इसी में एक जगह एक बड़ा सा क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं मावरा उन्नहर। अब पीसीएस में देखिए कितना डिटेल में चीज़ें आपसे पूछेगा। पीसीएस की परीक्षा में
फरगना तो सभी को पता है कि बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, लेकिन फरगना भी किन क्षेत्रों के अंतर्गत आता था? ट्रांस आक्सियाना का बड़ा सा क्षेत्र, या फिर मध्य एशिया का बड़ा सा क्षेत्र, या फिर उसी को मावरा उन नहर, ये तीनों के बड़े से क्षेत्र में ही फरगना नाम की एक जगह थी जहां पर बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो बाबर के पिता थे उनका नाम था, बाबर के पिता का नाम मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उनकी उपाधि थी, बाबर के पिता की पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा उमर शेख। तो बाबर की भी पैतृक उपाधि क्या हो गई? मिर्जा की पैतृक उपाधि बाबर की भी हो गई। तो इनके पिता का नाम क्या हो गया? बाबर के पिता का नाम, बाबूजी का नाम क्या हो गया? बाबर के पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नाम हम, क्योंकि अभी आगे चल के देखिए मैं इनके बारे में बताऊंगा, अब आपको फिर पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट नाम क्यों, इसलिए याद करना है डायरेक्टली बहुत जरूरी है। माता का नाम बाबर के क्या नाम था? माता का नाम, माता का नाम था कुतलुग निगार। थोड़े से नाम अजीब है, पहली बार सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जुबान चलाते रहिए, आपको एक ही बार में चीज़ें याद होंगी, एक ही बार में सारी चीज़ें बन जाएंगी दिमाग में। माता का नाम हो गया कुतलुग निगार, पिता का नाम बेसिकली नाम था उमर शेख, मिर्जा इनकी उपाधि थी। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर की जो थी पैतृक उपाधि क्या थी? तो बाबर की पैतृक उपाधि क्या हो गई? मिर्जा की बाबर की पैतृक उपाधि थी। छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए पेपर में, इस तरीके से पढ़ाई करनी। तो बाबर की पैतृक उपाधि कौन सी थी? मिर्जा, क्योंकि इनके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, ट्रांस आक्सियाना में जगह है, या मध्य एशिया में, या फिर मावरा उन नहर में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बाबर के? अब इसमें से मैं आपको देखिए एक चीज़ आपको पहले बता देता हूं। तो मिर्जा उमर शेख की जो मृत्यु है, बाबर शासक कब बन जाता है? तो मिर्जा उमर शेख की जो मृत्यु है 1494 का वर्ष आता है। मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है उनका पुत्र जो बाबर है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो शासक बनता है कहाँ का? फरगना का शासक। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा, 1493 ईस्वी में बाबर जो है हमारा फरगना का शासक बनता है, फरगना का शासक। और इनको शासक बनाने में किसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी? इनकी दादी ने, दादी ने इनकी सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी बाबर की। 1494 ईस्वी में फरगना का बाबर शासक बनता है। तो क्वेश्चन यहीं से देखिए घुमा के किस तरीके से पीछे से पूछेगा, बाबर जो मूलतः या फिर स्वाभाविक रूप से किस जगह का शासक था, जो उनका पैतृक जगह थी, वो किस जगह का शासक था बाबर मूलतः स्वाभाविक रूप से? तो फरगना का शासक जो था हमारा, जो स्वाभाविक उसकी जो क्षेत्र था, जो उसके बाबूजी के द्वारा उसको मिला हुआ था, या फिर मूलतः किस क्षेत्र का शासक था? फरगना का शासक। अब यहीं से क्वेश्चन है कि बाबर कितनी वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था फरगना का? तो देखिए 1483 ईस्वी में बाबर का जो है जन्म हुआ था, 1494 ईस्वी में शासक बन गया। तो बाबर की उम्र उस समय केवल 11 वर्ष थी मात्र। तो क्वेश्चन देखिए कितने वर्ष की उम्र में बाबर शासक बन गया था? 11 वर्ष की आयु में ही बाबर जो है हमारा शासक बन गया था फरगना का। ठीक, अब ये मुद्दा आपको बाबर के बारे में बेसिकली पता हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ अब आपको थोड़ा सा बेसिकली कॉन्सेप्ट वाली बातें कर लेते हैं कि सबसे पहले देखिए इस साम्राज्य का पूरा नाम मुगल ही क्यों रखा गया? इस साम्राज्य का पूरा नाम मुगल ही क्यों रखा गया? उसके पीछे तो कुछ रीजन होगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य ही क्यों नाम रखा। ठीक है, तो देखिए इसमें सीधा सा आपको रीजन बताऊं, जो इनके पिता थे बाबर के, मिर्जा उमर शेख, बाबर के पिता का नाम था। जितनी बार चीज़ें देखिए आंखों के सामने से गुजर जाएगी याद हो जाएगी। मिर्जा उमर शेख। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार। ठीक, कुतलुग निगार। अब बाबर की जो माता थी वो मूलतः मंगोल थी। जो बाबर की जो माता थी कुतलुग निगार के जो माता जी थे होंगे, पिताजी होंगे, वो बेसिकली मंगोल थे, मंगोल घराने से थी। तो कुतलुग निगार कौन थी? मंगोल थी। ये हमारी मंगोल थी कुतलुग निगार। ठीक, और जो इनके पिता थे मिर्जा उमर शेख, जो बाबर के पिता थे मिर्जा उमर शेख, ये चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क थे। अब ये चगताई तुर्क कहाँ से निकल गया? तुर्क तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है, लेकिन चगताई तुर्क कहाँ से निकल गया है? तो मंगोलों का एक नेता आपको मैंने बताया था इल्तुतमिश के समय, जिसका नाम आपने बताया था मैंने आपको, चंगेज खां।
चंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम तैमूजिन भी मैंने आपको बताया था। जो मंगोलों का नेता था चंगेज खां, चंगेज खां, ठीक है। जो मंगोल नेता होता है चंगेज खां, वो क्या करता है, तो चंगेज खां का जो सेकंड नंबर का पुत्र होता है, सेकंड नंबर के पुत्र के नाम पर, चंगेज खां सेकंड नंबर के पुत्र के नाम पर चगताई तुर्क ब्रांच की स्थापना करता है, चगताई तुर्क ब्रांच की स्थापना करता है। और चगताई तुर्क से ही संबंधित थे मिर्जा उमर शेख। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए इनडायरेक्टली रूप से इनके पिता भी मंगोल ही थे। लेकिन अगर छोटी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको तुर्क लिखा हुआ मिलेगा कि बाबर के पिता क्या कहाँ से संबंधित थे, तुर्क थे। लेकिन आपको पीछे लेवल की परीक्षा के लिए पता होना चाहिए कि जो मंगोल नेता चंगेज खां थे, उन्होंने अपने सेकंड पुत्र के नाम पर, सेकंड पुत्र के नाम पर, सेकंड पुत्र के नाम पर इस ब्रांच की स्थापना करी थी मंगोल नेता ने। चगताई तुर्क ब्रांच की स्थापना करी थी। चगताई तुर्क से संबंधित इनके पिताजी थे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी मंगोल थे और माता तो पूरी तरह से मंगोल ही थी। और अब उस समय जो मंगोल का प्रभाव था, अपने क्षेत्र में हो चाहे देश विदेश में, जहां पर ही मंगोलों ने आक्रमण किया, बहुत ही इनका प्रभावशाली प्रभाव था। तो बाबर ने जो अपने आप को जो अपने नाम से जोड़ा, वो मंगोल को जोड़ा। बाबर खुद को मंगोल बताता था, ना कि वो पिताजी जो तुर्क थे। वैसे बाबर को जोड़ना चाहिए था अपने पिताजी का जो तुर्क थे, पिताजी के जो तुर्क थे, तो उनसे बाबर को अपना संबंध बताना चाहिए था कि मैं तुर्क हूं। लेकिन बाबर ने अपने को तुर्क ना बताकर अपने आप को मंगोल बताया था। उसका रीजन सिर्फ यही था कि मंगोलों की उस समय ख्याति बहुत ज्यादा थी देश विदेश में या अपने साम्राज्य में, ठीक है। तो मंगोल बताया। मंगोल से ही शब्द निकल के आया मुगल। इसीलिए बाबर ने इस पूरे साम्राज्य का नाम, पूरे वंश का नाम मुगल रख दिया। अब आपको देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस साम्राज्य का नाम मुगल साम्राज्य क्यों रखा। क्योंकि बाबर जो है खुद को मंगोल मानता था, मंगोल बोलता इसलिए था क्योंकि उनकी माता मंगोल थी, इसलिए उसने इस साम्राज्य का नाम मुगल रख दिया। तो मंगोल से ही मुगल शब्द निकल के आया, ठीक है। तो ये बाबर के बारे में बेसिकली बातें हो गई, ठीक। तो जब 1494 में बाबर जो है हमारा फरगना का शासक बन जाता है, इसके बाद आगे की घटनाएं क्या हुई अब वो देखते हैं। 1494 में बाबर जो है हमारा फरगना का शासक बन जाता है। तो फरगना का बाबर जो है हमारा, बाबर मूलतः किस क्षेत्र का शासक था, 1494 में फरगना का शासक था। फरगना का शासक बन जाता है, कुछ समय तक ये शासक पद पर रहते हैं। लेकिन 1494 के बाद एक घटना हो जाती है, कब, 1501 में। 1501 में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है सर ए पुल का युद्ध। अभी पीछे जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर ए पुल का युद्ध होता है 1501 में। किसके किसके बीच में होता है, तो बाबर के बीच में। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आपने सुन रखा होगा पहले से शायद, उसका नाम है सैबानी खा उज़्बेक। उस व्यक्ति का नाम है सैबानी खा उज़्बेक। सैबानी खा उज़्बेक भाई साहब क्या करते हैं, सैबानी खा उज़्बेक। सैबानी खा उज़्बेक जो है हमारा 1501 में बाबर के शासन क्षेत्र पर, फरगना पर अटैक कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में सर ए पुल एक नामक जगह होगी, वहां पर सर ए पुल का युद्ध होता है और उसमें बाबर की हार हो जाती है। सैबानी खा उज़्बेक जीत जाता है और जब सैबानी खा उज़्बेक जीत जाता है तो फरगना जो है किसके अधीन हो जाता है, सैबानी खा उज़्बेक के। सैबानी खा उज़्बेक के अधीन हो जाता है फरगना पर। और बाबर जो है, बाबर से क्षेत्र इसका सैबानी खा उज़्बेक छीन लेता है और बाबर जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। बाबर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। अब जो है सैबानी खा उज़्बेक जीत कैसे जाता है, बाबर को हरा क्यों देता है, तो सैबानी खा उज़्बेक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, किस पद्धति का यूज करके सैबानी खा उज़्बेक बाबर को हराता है, तो उस पद्धति का नाम होता है तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति।
सैवानी खां उज़्बेक बाबर को 1501 में किस पद्धति का उपयोग करके, किस पद्धति का यूज करके बाबर को हराता है? तो उस पद्धति का नाम है तुलगमा पद्धति। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब तुलगमा पद्धति क्या है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में, लेकिन डायरेक्टली नाम से क्वेश्चन बनेगा कि किस पद्धति का उपयोग करके सैवानी खां उज़्बेक जो है हमारा बाबर को हराता है, तो तुलगमा पद्धति। अब मैं तुलगमा पद्धति के बारे में बता देता हूं क्या होता है आपको समझने के लिए। जैसे कोई युद्ध होता है तो उसमें युद्ध में जाहिर सी बात है ये सेना है, एक पक्ष की ये सेना है, ठीक। इधर पे आपकी दूसरे पक्ष की सेना है आमने सामने। तो बेसिकली युद्ध में यही रणनीति होती है, आपको अच्छे से पता होगा, बेसिकली युद्ध में यही रणनीति होती है। लेकिन तुलगमा पद्धति में क्या होता है? तुलगमा पद्धति में कुछ सेना की टुकड़ी बीच में, मतलब ठीक है, और ज्यादा सेना की टुकड़ी किनारे पर होती है, दोनों तरफ। बीच में जो है आपकी सामने से कुछ सेना होगी, इधर पर दूसरे पक्ष वाले हैं, इधर पर मान लीजिए ये बाबर की सेना है, ये हमारी बाबर की सेना है, ये हो गई हमारी सैवानी खां उज़्बेक की। अब सैवानी खां उज़्बेक ने तुलगमा पद्धति का उपयोग किया, तो इसने क्या किया? तुलगमा पद्धति में सामने से जो सेना होती है तुलगमा पद्धति में, उसमें सैनिक कम होते हैं और जो अगल बगल से सैनिक होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये सैनिक क्या करते हैं? पीछे से वार करते हैं। इधर के सैनिक और इधर के सैनिक जो है हमारे पीछे से वार करते हैं सामने वाली सेना पर। तो इस पद्धति को बोलते हैं तुलगमा पद्धति। तो इसी पद्धति का यूज करके सैवानी खां उज़्बेक ने बाबर को हराया हुआ था और फरगना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से बाबर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो 1501 तक की हमने बात कर ली। 1501 में बाबर का क्षेत्र फरगना छीन लिया गया, सैवानी खां उज़्बेक ने उसमें कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जब बाबर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है तो बाबर के भी कुछ सहयोगी लोग होते हैं, वो बाबर की लगातार मदद करते रहते हैं और बाबर किसी मौके की तलाश ही कर रहा होता है कि किसी क्षेत्र को जीत के फिर से अपना शासन इस्टेब्लिश किया जाए। तो बाबर के साथ ये अच्छी बात हो जाती है कि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अपने कुछ सभी सहभागियों के साथ मिलकर, सहयोगी के साथ मिलकर काबुल पर कब्जा कर लिया और यहीं से बाबर ने अपना एक बार साम्राज्य फिर से स्टेब्लिश किया। काबुल पर कब्जा कर लिया। तो देखिए अब यहीं से क्वेश्चन बन गया कि बाबर मूलतः किस क्षेत्र का शासक था? फरगना का। बाद में बाबर ने 1504 में किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? काबुल पर। और जब ये 1504 में कब्जा कर लेता है तो बाबर 1507-8 की बात होती है। 1507-8 की बात होती है। बाबर यहीं पर काबुल में ही उस पद पर रहते हुए, काबुल के साम्राज्य को संभालते हुए किसकी उपाधि धारण करता है? बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि। अब एक एक क्वेश्चन यहीं से देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा। बादशाह की उपाधि किसकी होती है? बाबर की होती है। बादशाह की उपाधि बाबर कहाँ धारण करता है? काबुल में धारण करता है। या फिर बादशाह की उपाधि, या फिर इसी को पादशाह की उपाधि भी बोलते हैं। पेपर में या तो बादशाह भी लिखा भी आ सकता है या फिर पादशाह भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाबर जो है हमारा बादशाह की उपाधि काबुल में धारण करता है। कब धारण करता है? 1507-8 ईस्वी की बात होती है। ठीक है, तो ये बाबर के बारे में बेसिकली कुछ बातें हो गई। अब बाबर के बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, जैसे आपकी समझ विकसित हो गई और क्वेश्चन भी घुमा के कभी कभी जो इस समय यूपीपीसीएस का पैटर्न आ रहा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर कहाँ से डालेगा। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बेसिकली फैक्ट तो सभी को पता होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी रहा हूं, लेकिन बीच में जो कॉन्सेप्ट की बातें आ रही हैं, जो जो चीज़ें, वो भी मैं आपको लगातार क्लियर कर रहा हूँ। तो इतने अच्छे तरीके से एक बार सारे सब्जेक्ट जीएस के पढ़ लीजिए, फिर जीएस के लिए हमेशा की टेंशन खत्म। ठीक है, तो बाबर से अब दो मुद्दे यहाँ से जुड़ेंगे कि बाबर ने भारत पर आखिरकार आक्रमण क्यों किया, उसका रीजन क्या था। ठीक है, भारत पर आक्रमण क्यों किया, और जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के पहले बाबर ने क्या क्या तैयारियां करी हुई थी, तो अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बाबर से जुड़ा हुआ एक मुद्दा निकल के आएगा कि भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे। भारत पर आखिरकार बाबर ने आक्रमण क्यों किया? भाई ये तो काबुल में जब ये जीत गया था, जब काबुल में अच्छा खासा शासन कर रहा था, तो भारत पर आक्रमण क्यों किया? भारत पर आक्रमण के कारण
तो इसके पीछे आपको 4 कारण मूलतः देखने को मिलेंगे। ठीक, पहला कारण क्या था? पहला कारण, सबसे मुख्य कारण यह था, बाबर खुद को जो है मंगोलों का उत्तराधिकारी है, मंगोलों का वंशज समझता था, और समझना भी चाहिए क्योंकि उनकी माता तो पहले से ही मंगोल थी। और बाबर को यह पता था कि 1398 ईस्वी में ऑलरेडी तैमूर ने जो आक्रमण किया था, तैमूर भी मंगोल था। तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर, भारत में कई क्षेत्रों को जीता था, पंजाब क्षेत्र को जीता था। तो बाबर ने ये सोचा कि हमारे जो पूर्वज रहे वो ऑलरेडी उत्तर भारत के क्षेत्रों को विजित किए हुए हैं, जैसे पंजाब को विजित किए हुए हैं, तो वो अब इस समय तो दिल्ली सल्तनत के राजाओं का कब्जा है, लेकिन उस समय जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो वहां पर तैमूर तो लौट गया था वापस, लेकिन उसने अपना एक प्रतिनिधि वहां पर छोड़ दिया था। तो बाबर ने यह सोचा कि मैं एक तरह से देखा जाए स्वाभाविक उत्तराधिकारी, जो उत्तर भारत का जो विजित क्षेत्र है, मैं वहां का हूं, क्योंकि बाबर अपने आप को मंगोल मानता था और ऑलरेडी तैमूर मंगोल था, और तैमूर ने ऑलरेडी वहां के क्षेत्र को जीता हुआ था, उत्तर भारत के पंजाब क्षेत्र को। तो बाबर स्वाभाविक रूप से अपने आप को उत्तर भारत का जो विजित क्षेत्र था उसको उत्तराधिकारी बाबर अपने आप को समझता था। तो इसी को ध्यान में रखकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो उत्तर भारत के विजित क्षेत्र को, उत्तर भारत के विजित क्षेत्र का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझना, स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझना। तो बाबर जो है हमारा उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों में अपने आप को स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझता था, क्योंकि उसके जो पूर्वज रहे मंगोल, तैमूर जैसे, उसने आक्रमण किया हुआ था, उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीता हुआ था। तो बाबर सोचता था कि हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी इन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने उस पर कब्जा कर लिया हुआ है, तो हम क्यों ना वहां पर आक्रमण करें और अपने क्षेत्रों को वापस छीन लें उनसे। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया, उत्तर भारत के विजित क्षेत्र का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझना। दूसरा रीजन क्या था? तो दूसरा रीजन जो है, सभी अन्य शासकों का जो भारत पर आक्रमण करने का रहा, वो सब मुख्य कारण आपको सभी को पता है, धन की लालसा, धन लूटना। ये सभी शासकों का जिन्होंने भी आक्रमण किया भारत पर, वो सभी शासकों का रहा, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, लेकिन मोहम्मद गोरी का धन लूटने के साथ साथ भारत में साम्राज्य स्थापित करने का भी उद्देश्य था, लेकिन महमूद गजनवी का पूरी तरह से उद्देश्य जो था धन की लालसा भारत से। इसी तरह आगे शासक जो बाबर हैं, उसका भी मुख्य उद्देश्य जो है हमारा धन की लालसा भी था, और उत्तर भारत के विजित क्षेत्र का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझना। तो 2 कारण तो ये हो गए। तीसरा मुख्य कारण क्या जुड़ जाता है, किसकी वजह से भारत पर आक्रमण किया बाबर ने? तो दिल्ली सल्तनत की या फिर उत्तर भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति होने के कारण, कमजोर राजनीतिक स्थिति होने के कारण, कमजोर राजनीतिक स्थिति होने के कारण, अब जो इब्राहिम लोदी जो शासक था हमारा, अंतिम शासक लोदी वंश का, उस पर बाबर जो है हमारा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि कमजोर राजनीतिक स्थिति, इब्राहिम लोदी बिल्कुल कमजोर प्रवृत्ति का राजा, और इब्राहिम लोदी कि जो उस समय जो है दिल्ली सल्तनत की, उत्तर भारत की बहुत ही कमजोर राजनीतिक स्थिति, कोई भावी योजना नहीं थी, बस शासन चल रहा था। और पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत देखिए कि आप इब्राहिम लोदी तक आते आते तैमूर के आक्रमण के बाद एक छोटे से क्षेत्र में सिमट चुका था। ठीक है, तो महत्वाकांक्षाओं की वजह से बाबर ने समझा कि जो उत्तर भारत में जो इस समय शासक है दिल्ली सल्तनत का, वो बहुत ही कमजोर किस्म का है, बिल्कुल उसके पास कोई भावी राजनीतिक स्थिति नहीं, कमजोर राजनीति, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और पूरे उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करके उसको जीत लिया जाए। तो ये तीसरा रीजन ये हो गया। इसके चौथा रीजन क्या जुड़ जाता है? तो चौथा रीजन में क्या हो जाता है, इब्राहिम लोदी के ही चचा जान, इब्राहिम लोदी के ही चाचा, उनका नाम आलम खां लोदी,
आलम खां लोदी था, तो वो खुद इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना चाहते थे। अब डायरेक्टली तो हरा नहीं सकते, कमजोर हैं, तो किसी की मदद लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि बाबर को हम निमंत्रण दे देते हैं। और इसी तरह एक हिंदू राजा था मेवाड़ का या चित्तौड़ का, राणा सांगा, उसने भी यही सोचा कि इब्राहिम लोदी अगर हार जाएगा तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मेरा अधिकार हो जाएगा और मैं हिंदू राज्य की स्थापना कर दूंगा पूरे उत्तर भारत में, पूरे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा मेवाड़ के राजा सांगा को हो जाए। तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने और इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां लोदी ने निमंत्रण भेज दिया बाबर को आक्रमण करने का दिल्ली सल्तनत पर, अर्थात इब्राहिम लोदी पर। तो इब्राहिम लोदी के चचा क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी के चचा ये चाचा कौन नाम होता है उनका? आलम खां लोदी खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो उन्होंने बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेज दिया। और देखो कितनी बड़ी गलती हो गई। उनके मन में यह था कि बाबर को हम निमंत्रण करेंगे, आक्रमण करने का निमंत्रण देंगे, बाबर आक्रमण करेगा दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी पर, इब्राहिम लोदी को हरा देगा और बाबर का उद्देश्य धन लूटना, जैसा कि पहले शासकों ने किया, धन लूटेगा और बाबर अपने देश वापस चला जाएगा और मैं फिर आराम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठ जाऊंगा। तो ऐसी इनकी ख्याली पुलाव पका रहे थे आलम खां लोदी। और आलम खां लोदी की जो मदद कौन कर रहा था उस समय इनको गद्दी दिलाने में? तो जो उस समय पंजाब का गवर्नर था उसका नाम था दौलत खां लोदी। ये कौन था उस समय दिल्ली सल्तनत में? पंजाब का गवर्नर। ये हेल्प कर रहा था किसकी? आलम खां लोदी की दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठाने को। पूरा दिमाग दौलत खां लोदी का था और गद्दी पर बैठना किसका था? आलम खां लोदी को। ये इनका ख्याली पुलाव चल रहा था। इसी के बाद मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम पेपर में पूछा गया है पहले भी, इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। मेवाड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा राणा सांगा, ये दोनों क्या करते हैं? मिलकर आमंत्रित कर देते हैं, निमंत्रण दे देते हैं किसको? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। और वो निमंत्रण पत्र लेके कौन जाता है? दौलत खां लोदी का पुत्र दिलावर खां बाबर के राज्य जाता है। वहां पर उनको निमंत्रण पत्र देता है कि आइए भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करिए और आलम खां लोदी शासक बन जाएंगे, आप धन लूट कर चले जाइए। ऐसा उनका मनसा था। तो ये दिलावर खां पत्र लेके जाता है और मेवाड़ के राजा अलगे ख्याली पुलाव पका रहे थे कि उनको इब्राहिम खां लोदी को बाबर हरा देगा और मैं हिंदू राज्य की स्थापना कर लूंगा। तो दोनों लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे, लेकिन बाबर के मन में कहीं ना कहीं कुछ अलगी योजनाएं चल रही थी। बाबर के मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं धन लूटूंगा और चला जाऊंगा। बाबर तो पूरे दिल्ली सल्तनत पर ही कब्जा करने को मन बना चुका कि बाबर जो है पूरी तरीके से वो अलग ही योजना बना रहा था बाबर, और इनके दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहे थे। तो ये 4 कारण हैं जो बाबर को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे देते हैं भारत पर आक्रमण करने की। इसकी वजह से ही बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है। ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं जो कि कथन के तौर पर पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं या फिर मेंस में आगे काम आएंगी। अब इसके बाद तीसरा मुद्दा निकल के आएगा कि जब भारत पर बाबर ने आक्रमण कर दिया, जब बाबर ने आक्रमण कर दिया तो क्या क्या इंतजाम किए, क्या क्या तैयारियां की आक्रमण करने के पहले। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जब भारत पर आक्रमण किया तो बाबर ने जब योजना बना ली, जब उसको निमंत्रण मिल गया भारत पर आक्रमण करने का, बाबर ने पूरी रणनीति सोच ली, तो सबसे पहले बाबर क्या करता है? एक तोप खाने का इंतजाम करवाता है। सबसे पहले बाबर जो है हमारा एक तोप खाने, तोपों का जखीरा जो होता है, कई सारी तोपें 30, 40, 50 की संख्या में होंगी, तोप खाने का इंतजाम करवाता है। सबसे पहले आक्रमण करने के लिए तोप खाने का
व्यवस्था करवाता है कि तोप लेके चलेंगे और भारत पर आक्रमण करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि तोप खाने का जो इंतजाम करा था बाबर ने, तो तोप खाने का इंतजाम करने में किन दो व्यक्तियों ने बाबर की मदद करी थी? तो एक व्यक्ति का नाम है उस्ताद अली कुली, ठीक, और दूसरे व्यक्ति का नाम है मुस्तफ़ा। इन दो व्यक्तियों ने तोप खाने का इंतजाम करने में बाबर की मदद करी थी। तो क्वेश्चन आएगा कि तोप खाने का इंतजाम करने में जो बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए तोप खाने का इंतजाम किया था, किन दो व्यक्तियों ने बाबर की मदद करी थी? तो उस्ताद अली कुली ने और मुस्तफ़ा ने, इन दो व्यक्तियों ने बाबर की तोप खाने का, तोपों का जखीरा तैयार करने में बाबर की मदद करी थी। अब इसके बाद क्वेश्चन निकल के देखे, यहीं से क्वेश्चन को कितनी तरह घुमा घुमा के पूछेगा कि भारत पर तोपों को प्रवेश कराने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? बाबर को। यहीं से क्वेश्चन बता रहा हूं जो घुमा के पूछेगा। तोप खाने का इंतजाम कराने में देखिए इन दो व्यक्तियों ने मदद करी। भारत पर तोपों को प्रवेश कराने में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को श्रेय जाता है? बाबर को। बंदूक को भी भारत में प्रवेश कराने का सर्वप्रथम श्रेय बाबर को जाता है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपको तोप खाने के लिए फिलहाल याद करना है, तोप खाने से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का यूज फिर भारत के किन क्षेत्रों पर किया? सर्वप्रथम अब टेस्टिंग तो करेगा, मेन दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के पहले बाबर टेस्टिंग तो करेगा कि हमारी तोपें आखिर चल भी रही हैं कि बस ऐसे ही इंतजाम कर लिया। तो सबसे पहले एक जगह है, उसका नाम है भीरा जगह पर बाबर जो है सर्वप्रथम, कब की बात है ये? 1519 में। भीरा जगह मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, जो पेशावर का एरिया है, उस समय तो पाकिस्तान भारत के एरिया में आता था, लेकिन वर्तमान नज़रिए से देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहीं के आसपास का क्षेत्र भीरा 1519 में बाबर ने सर्वप्रथम इसी क्षेत्र पर तोपों के द्वारा आक्रमण किया हुआ था। इसी क्षेत्र पर सर्वप्रथम तोप खाने का उपयोग किया था, तोपों का उपयोग बाबर ने किया हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा भारत पर सर्वप्रथम बाबर ने तोपों का उपयोग किस क्षेत्र पर किया था? भीरा पर। सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र पर बाबर ने अटैक किया था? उसका भी आंसर भीरा पर। 1519 में देखिए भीरा पर भी आक्रमण करता है, फिर कुछ समय के बाद बाबर फिर वापस चला जाता है अपने क्षेत्र काबुल में, फिर अगेन दोबारा 1519 में ही आता है, और किस क्षेत्र पर? बाजौर के क्षेत्र पर आक्रमण करता है बाबर। कब? 1519 में ही अगेन, ठीक। इसके बाद तीसरी बार बाबर फिर आता है भारत, फिर अपने आक्रमण करने के बाद फिर अपने काबुल चला जाता है, फिर कब आता है? 1520-21 की बात होती है, और इस बार भीरा बाजौर को दोबारा फिर से जीतता है, क्योंकि जब वापस जाता है तो दोबारा फिर से उससे आधिपत्य क्षेत्र उससे जो है वापस चला जाता है, दूसरे लोग विद्रोह करके जीत लेते हैं। तो करता क्या, जब दोबारा आता है 1500 तिवारा आता है 1520-21 में, तो भीरा को तो जीतता ही जीतता है, प्लस एक जगह हो जाती है सियालकोट। सियालकोट जगह को बाबर इसके साथ 1520-21 में जीतता है। तो देखिए बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 में हो गया, दोबारा आक्रमण फिर 1519 में भारत पर, तीसरा आक्रमण 1520-21 में, और बाबर का जो चौथा आक्रमण होता है 1525 में, किसके खिलाफ? पंजाब पर आक्रमण कर देता है बाबर, जिसने पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने उसको निमंत्रण भेजा हुआ था। किस वजह से? इब्राहिम खां के चचा जान को शासक बनाने के लिए। आलम खां को हम गद्दी पर बैठाल देंगे और हमारा भी प्रमोशन गवर्नर से ऊंचा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखकर दौलत खां लोधी आलम खां लोधी की मदद कर रहे थे। तो 1525 में पंजाब पर बाबर आक्रमण कर देता है। देखिए जिसने आमंत्रण दिया उसी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि बाबर को अच्छे समझ में आ गया था कि इनके परिवार में आपस में बन नहीं रही है, एक दूसरे पर फूट डालो की स्थिति है, एक दूसरे को लोग गिराना चाहते हैं कि उसको गिरा के मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। तो पंजाब पर आक्रमण बाबर करता है, और पंजाब पर आक्रमण करके दौलत खां लोधी का काम तमाम कर देता है, और खुद
पंजाब को जीत लेता है। जब पंजाब को बाबर जीत लेता है 1525 में, अब देखिए ये 1525 की घटना, चौथा आक्रमण हो गया भारत पर। पहला आक्रमण भीरा, फिर बाजावर, फिर सियालकोट, फिर 1525 की घटना पंजाब पर अर्थात भारत पर, ये बाबर का चौथा आक्रमण हो गया। जब पंजाब पर आक्रमण कर देता है तो सीधा खुला चैलेंज इब्राहिम लोदी को मिल जाता है बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए। क्यों मिल जाता है? क्योंकि पंजाब का क्षेत्र जो है जाहिर सा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आएगा, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा पंजाब था। जब पंजाब पर आक्रमण कर दिया बाबर ने और उसके गवर्नर को हरा दिया दौलत खान लोदी को, तो डायरेक्टली जब हमारे राज्य के ऊपर कोई, हमारे राज्य के किसी क्षेत्र पर अगर कोई अटैक करेगा तो डायरेक्ट वहां का जो मुखिया होगा वो उसके लिए जो सामने वाली विरोधी पार्टी है, जो सामने वाला विरोध में हमारा जो आक्रमण कर रहा है उसके खिलाफ ऑटोमेटिक उसको एक चैलेंज मिल जाएगा युद्ध करने के लिए। क्योंकि आज उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, कल के वो उसकी राजधानी पर, मेन क्षेत्र पर भी आक्रमण करेगा। आज तो इब्राहिम लोदी ने सोचा कि आज तो बाबर ने 1525 में पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब को जीत लिया, इसी तरह से अगर आज बाबर को हमने नहीं रोका तो आगे चल के पूरे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। तो इसी को ध्यान में रखकर 1526 ईस्वी की घटना आ जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है 1526 में। कौन सा युद्ध? पानीपत। पानीपत का युद्ध 1526 किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर की जीत हो जाती है, पूरे साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को बाबर खत्म करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, और अब इसके बाद हमारा जो पानीपत का युद्ध है 1526 का, अब अगली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में क्या क्या युद्ध रहे भारत पर बाबर के, इसके बाद के, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हमने बाबर के बारे में बेसिक बातें सारी समझ ली, सारे शासक मुगल साम्राज्य की क्रोनोलॉजी को समझ लिया, भारत पर आखिर बाबर के आक्रमण करने के कारण क्या क्या रहे वो समझ लिया, आक्रमण करने के लिए बाबर ने क्या क्या तैयारियां की हुई थी वो समझ लिया। अब इन सब टॉपिक से क्वेश्चन देखिए अंदर डिटेल में भी बनेगा, क्वेश्चन को हिडन भी बनेगा, क्वेश्चन को डायरेक्टली भी पूछेगा। तो हर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्चुअली हो, चाहे फैक्चुअली हो, चाहे आपको क्रोनोलॉजी का क्रम हो, कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब आप ही बताओ, आपसे अच्छी तैयारी किसी की हो सकती है? अदर लोगों की तुलना में आप खुद अपनी तैयारी का लेवल देखिएगा कितना अच्छा जा रहा है, और आप लोग लगातार टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको खुद पता चलता होगा कि मेरी तैयारी का लेवल अदर लोगों की तुलना में कितना अच्छा हो रहा है। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। और वीडियो को देखिए, जरूर देखिए, मैं बता रहा हूँ एक ही बार में बात बनेगी। अब बाबर देखिए थोड़ा सा कितना बड़ा टॉपिक है, टफ टॉपिक है, और याद कर पाना एक बार में लोगों के लिए मुश्किल होता है इस टॉपिक को। लेकिन आप जब वीडियोस के माध्यम से देखेंगे ना, तो जब हमारी पेड वाली PDF पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल आसान लगेगी, जैसे हमने पहली बार में ही उस टॉपिक को पढ़ रखा है, आपको इस तरीके से लगेगा। तो ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग मुगल साम्राज्य को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं से रोकते हैं, अगली क्लास से बाबर के हम आगे जो बाबर का युद्ध होता है वो आपको हम कंटिन्यू करेंगे, पानीपत के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।